बालकृष्ण जी उर्फ पंडित जी के पास उनके ब्लॉग रीडर का एक नया मेल आया है। मेल में उसने बड़ी इंटरेस्टिंग बातें लिखी, जैसे श्रीमद् भागवत गीता सिर्फ एक रिलीजियस किताब नहीं है, ये मैनेजमेंट भी सिखाती है और पॉलिटिक्स भी। इसे इंडिया के टॉप इंस्टीट्यूट्स के साथ अब्रॉड की बहुत सारी यूनिवर्सिटीज ने भी अपने सिलेबस में रखा है। और अब वापस चलते हैं पंडित जी की तरफ। पंडित जी को इन सब बातों को पढ़कर बड़ी खुशी हुई। वे बहुत अच्छे से जानते हैं कि गीता ह्यूमन लाइफ की हर सिचुएशन में एप्लीकेबल है। ये ना सिर्फ हमें रास्ता दिखाती है बल्कि लाइफ को देखने समझने का सही नजरिया भी देती है। हमारे जो भी रिलेशंस हैं उनका सही मैनेजमेंट भी गीता सिखाती है। पंडित जी ये सोच ही रहे थे कि उन्हें कुछ दिनों पहले की एक घटना याद आ गई। पंडित जी के पड़ोस में एक बहुत ही अच्छी फैमिली रहती है। रमेश जी उस फैमिली के हेड हैं। फैमिली में उनकी पत्नी है और 2 बच्चे हैं, एक बेटा और एक बेटी। रमेश जी की फैमिली को पंडित जी बहुत सालों से जानते हैं। उन्होंने यहाँ जब जमीन खरीद कर घर बनाया तब उनके दोनों बच्चे बहुत छोटे थे और पंडित जी के बेटों के साथ उनकी खूब दोस्ती भी थी। रमेश जी की पत्नी और पंडित जी की पत्नी सरला भी टाइम के साथ पक्की सहेलियां बन गई थी। टाइम के साथ बच्चे बड़े होते गए और रमेश जी ने बेटे की शादी करवा दी। इस बात को भी अभी शायद 2 ही साल हुए हैं। उनकी बहू बहुत अच्छे परिवार से है, खूब पढ़ी लिखी लड़की है। इस शादी में पंडित जी और सरला जी ने बिल्कुल ऐसे भाग भाग कर काम किया जैसे उनके अपने बेटे की शादी हो। रमेश जी के कई गेस्ट पंडित जी के घर पर ही ठहरे थे। बहुत खुशी के माहौल में ये शादी हुई थी। दुल्हन आई तो रमेश जी की पत्नी ने पंडित जी और सरला का इंट्रोडक्शन ये कहकर दिया कि ये भी हमारी ही तरह तुम्हारे सास ससुर हैं। कुछ दिनों तक सब अच्छा चलता रहा। नई बहू ने बहुत जल्दी रमेश जी के घर और घर के मेंबर्स को अपना लिया था। उसका नेचर बहुत अच्छा था, हमेशा हंसती हुई नजर आती थी। पंडित जी और सरला इस बात से बहुत खुश थे। फिर एक दिन सरला जी ने पंडित जी को बताया कि उन्होंने शाम को छत पर नई बहू को रोते हुए देखा। पंडित जी ने कहा कि हो सकता है मायके की याद आ रही हो, अभी बेचारी को दिन ही कितने हुए। सरला जी को भी उनकी बात सही लगी। उन्हें तो इस एज में भी जब मायका याद आता तो वो रो पड़ती हैं। फिर बहू तो अभी अभी अपना घर छोड़कर आई है, लेकिन इसके बाद आए दिन सरला को बहू छत पर सबसे छुपकर रोते हुए दिख जाती। अगर सरला जी से सामना होता तो ऐसे जताती जैसे कोई बात ही नहीं है। सरला जी ने रमेश जी की पत्नी से पूछा कि बहू को मायके कब भेज रही है, उसका सबसे मिलने का मन होता होगा नहीं? तो उन्होंने कहा कि अभी पिछले हफ्ते ही बहू मायके से आई है। सरला जी ने उन्हें बहू को रोते हुए देखने वाली बात नहीं बताई, क्योंकि वो नहीं जानती थी कि उनकी सहेली इस बात को किस तरह लेगी, कहीं बहू को कुछ बोल ही ना दे। हालांकि उन्होंने पंडित जी को ये सब बताया था और पंडित जी को अब भी इसमें कोई सीरियस बात नजर नहीं आई थी। उल्टा उन्होंने सरला जी से कहा कि याद है जब हमारा बेटा राघव पढ़ाई के लिए दूसरे शहर गया था, तब कैसे हर दूसरे दिन हॉस्टल से कॉल करता था कि उसका मन नहीं लग रहा, उसे घर वापस आना है। कई बार तो रोने भी लगता था। हो सकता है कि इस लड़की को भी एडजस्ट करने में टाइम लग रहा हो। आखिर हर कोई एक जैसा तो नहीं होता, कोई कम तो कोई ज्यादा इमोशनल होता है। सरला जी को तो पंडित जी ने समझा दिया था, लेकिन खुद भी उन्हें कुछ बातें अजीब लग रही थी। बहू जब भी दिखती उदास सी लगती, उसके चेहरे पर एक फीकी सी हंसी होती। पंडित जी पूछना चाहते, लेकिन ये सोचकर रुक जाते कि कहीं बहू को बुरा न लग जाए। वो तो नई है इस माहौल में, उसे क्या पता था कि रमेश जी के बच्चों से उन्हें कितना स्नेह है। एक बार रमेश जी और उनकी पत्नी कहीं बाहर गए थे। जाते हुए सरला जी से कहकर गए थे कि बहू पूरा दिन घर में अकेली होगी तो उसका ध्यान रखना। उन्हें 2-3 दिन बाद वापस आना था। उस शाम जब रमेश जी का बेटा ऑफिस से लौटा तो उसका अपनी वाइफ से किसी बात पर झगड़ा हो गया। उन दोनों के लड़ने की आवाजें बाहर तक आ रही थी। पंडित जी को यह अच्छा तो नहीं लगा कि लोग तमाशा बनाने की फिराक में रहते हैं। इसीलिए उन्होंने सोचा कि जाकर दोनों को चुप करवाएं और शांति से बात करने को कहें। जब पंडित जी उनके घर गए तो माहौल बहुत सीरियस था। बहू अपने कपड़े पैक कर रही थी कि उसे अब यहां और नहीं रहना। बेटा अलग भुनभुना रहा था। पंडित जी ने किसी तरह बहू को शांत किया और उसे अपने घर ले आए। घर आकर सरला जी ने बहू के सर पे प्यार से हाथ रखा तो बेचारी जैसे अपने आप को रोक ही नहीं पाई और जोर जोर से रोने लगी। सरला जी ने उसे रोने दिया ताकि उसके मन का गुबार बाहर आ जाए। उसे पानी पिलाया और फिर बड़े प्यार से पूछा कि आखिर क्या बात हो गई है जो इन दोनों में इतना बड़ा झगड़ा हो गया। इसी बीच पंडित जी रमेश जी के बेटे यानी रोहित को भी बुला लाए थे। उन्होंने सोचा कि दोनों को आमने सामने बिठाकर उनकी मिसअंडरस्टैंडिंग्स दूर करनी चाहिए, नहीं तो बात बिगड़ती ही जाएगी। रोहित और दिव्या अब आमने सामने थे। सरला जी ने दिव्या से जब झगड़े की वजह पूछी तो उसने बताया कि रोहित को उसका इतना सिंपल होना पसंद नहीं।
वो चाहता है कि वो मॉडर्न लड़कियों की तरह रहे, जॉब करे, उसके साथ ऑफिस की पार्टीज में जाए। लेकिन दिव्या को ये सब पसंद नहीं। वो वेल एजुकेटेड है, लेकिन उसको सिंप्लिसिटी के साथ रहना पसंद है। पार्टीज में उसे घबराहट होती है। वो अपने घर पे कोई भी काम शुरू कर सकती है ताकि रोहित को फाइनेंशियली सपोर्ट कर सके, लेकिन उसे बाहर जाकर जॉब करना पसंद नहीं। बस यही बात रोहित समझ नहीं पाता है। आज भी उसने मुझे किसी कुलीग के घर पार्टी में चलने को कहा तो मैंने मना कर दिया, क्योंकि पिछली बार जब वो गई थी तो लोग वहां ड्रिंक कर रहे थे, जिससे दिव्या को घबराहट होने लगी थी। इसीलिए उसने आज जाने से मना कर दिया। तो रोहित अपना आपा खो बैठा। रोहित से पूछा तो उसने भी यही कहा। उसने बताया कि वो दिव्या में वाइफ नहीं, एक दोस्त ढूंढता है जो उसके साथ कदम से कदम मिलाकर चले, लाइफ को उसके साथ एंजॉय करे। लेकिन दिव्या को तो खुद को बदलना ही नहीं है। अब पंडित जी को समझ आ गया था। उन्होंने रोहित और दिव्या को समझाने से पहले श्रीमद् भागवत गीता का ये श्लोक सुनाया। नास्ति बुद्धिर युक्तस्य न चा युक्तस्य भावना न चा भावयतः शांतिर शांतस्य कुतः सुखम। इसका मतलब है कि जिसने चित्त को यानी अपने मन को वश में नहीं किया, उसकी बुद्धि स्थिर नहीं होती और उसमें भावना भी नहीं होती, तथा भावनाहीन मनुष्य को शांति नहीं मिलती। और शांति रहित मनुष्य को सुख कैसे मिल सकता है? इसे सिंपल वर्ड्स में समझाता हूं। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हमें अपने मन को सबसे पहले कंट्रोल में करना जरूरी है, क्योंकि सब कुछ तो हमारे मन के अनुसार नहीं हो सकता है। और जब मन के अनुसार नहीं होता तब हमें दुख होता है। जिसका मन कंट्रोल में नहीं होता उसकी बुद्धि भी स्थिर यानी एक जगह पर नहीं रहती है, क्योंकि मन ही तो बुद्धि को चलाता है। ऐसे मन में इमोशंस भी सही नहीं होते और ऐसे इंसान को न शांति मिलती है और न ही सुख। तुम दोनों इस बात को ऐसे समझो कि तुम दोनों के शरीर में दो अलग आत्माएं हैं जिनके अलग अलग संस्कार हैं। ऐसे में एक दूसरे से कुछ भी एक्सपेक्ट करने से पहले ये समझना जरूरी है कि जो आत्मा इतने समय से हमसे अलग संस्कारों के साथ है, उसे अपने हिसाब से एकदम से नहीं ढाल सकते। इसीलिए हमें एक दूसरे को रिस्पेक्ट देते हुए ये बात समझनी चाहिए। अपने मन को एक्सपेक्टेशंस के मामले में अपने कंट्रोल में रखना चाहिए। एक दूसरे के प्रति अपनी इमोशंस में भी ये एक्सेप्टेंस होनी चाहिए। ऐसा होने से हमारा मन शांत रहेगा और जीवन में सुख होगा। इसीलिए सबसे पहले एक दूसरे को एक्सेप्ट करो। एकदम से एक्सपेक्टेशंस का बोझ मत ला दो और ना ही बदलने की कोशिश करो। धीरे धीरे एक दूसरे के संस्कारों को समझने लगेंगे तो चीजें और भी आसान होती जाएंगी। ये सुनने के बाद रोहित और दिव्या थोड़ा शांत हुए। पंडित जी ने उन्हें और भी बहुत सारी बातें समझाकर वापस भेजा और मन ही मन भगवान श्री कृष्ण से उन दोनों को समझ देने की प्रार्थना की।